हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं थोड़ा सा ये वीडियो लाने में लेट हो गया, बट नेवरदलेस यार थोड़ा सा मुझे काम था, इसलिए आई एम सॉरी कि मैं आपके लिए वीडियो जल्दी एक्चुअल में लानी चाहिए थी, बट मैं जल्दी ला नहीं पाया। तो ये वीडियो आपके लिए जो मैं लाया हूँ ये है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, जो IBPS PO इंटरव्यू में आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए या जो उन्होंने मांगे हुए हैं, और इसके बाद जितने भी आपके डाउट्स हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, वो सारे मैं दूर करने की इसमें कोशिश करूँगा। और बिलीव मी, ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। इसके बाद डायरेक्टली मैं आ जाता हूँ जो IBPS ने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसकी लिस्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने दिया था। अगर आपने, बहुत सारे बच्चे होते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म पहले से ही सेव कर लेते हैं जो उन्होंने भरा हुआ है, अगर आपने किया था ऐसा तो ठीक है, बट अगर आपने नहीं किया था तो IBPS उसके लिए लिंक रिएक्टिव करता है। अगर अभी लिंक चल रहा होगा तो आई थिंक आपने अभी तक रिप्रिंट कर लिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसको सेव कर लीजिएगा और उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, और वो आपको इंटरव्यू में चाहिए होगा। वेल एंड गुड। सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपकी क्लास 10th की, सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में ही मैं बता देता हूँ। क्लास 10th 12th मार्कशीट्स जो आपकी ग्रेजुएशन में है जो थी, और ग्रेजुएशन का डिग्री जो सर्टिफिकेट है दैट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं और डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो प्रोविजनल मार्कशीट इज़ ऑल्सो वैलिड या प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज़ ऑल्सो वैलिड, बट ये वैलिडिटी सिर्फ इंटरव्यू तक ही होती है, इंटरव्यू में आपको नहीं रोका जाता है। आप वो सर्टिफिकेट प्रोविजनल अपनी डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, प्रोविजनल मार्कशीट प्रोवाइड करें, एक्सेप्टेड है। अगर लेटर ऑन जब आप रिक्रूट होते हैं, फाइनल सिलेक्शन होता है, देन यू हैव टू प्रोवाइड अ वैलिड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्कशीट और द ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट for which you have provided a provisional certificate at the time of interview. Got my point? अगर आप वो नहीं प्रोवाइड करते हैं देन ऑब्वियसली देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बट लेटर ऑन अभी कोई इशू इसमें नहीं है। क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, जो क्लास 10 की मार्कशीट या पास सर्टिफिकेट जो भी होगा, उस पर आपकी DOB मेंशन होती है, उसको एज अ बर्थ प्रूफ या DOB जो ये होता है, जो DOB मेंशन है उसको DOB का एक वो माना जाता है कि आप डेट ऑफ बर्थ जो रिक्वायर्ड है वो आप क्राइटेरिया उसका फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है ये उनको ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए रिक्वायर्ड होता है और वो उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट्स, SC ST OBC और EWS। आई थिंक इसी में सबसे ज़्यादा सबको दिक्कत होती है। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, बट जो अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें बच्चों को जनरली डाउट्स रहता है वो आई विल क्लियर दैट इन एट दिस पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि फॉर्मेट क्या रहता है इन सर्टिफिकेट्स का। तो गाइस, फॉर्मेट रहता है जो IBPS का नोटिफिकेशन है उसमें फॉर्मेट दिया है हर सर्टिफिकेट का, आपको उसी फॉर्मेट पे हर सर्टिफिकेट IBPS को प्रोवाइड करना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आपका उस फॉर्मेट पे नहीं है तो वो प्रोविजनल कंसिडर किया जाता है और आपको लेटर ऑन उस फॉर्मेट पे उनको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, जनरली दो फॉर्मेट होते हैं हर सर्टिफिकेट के, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट होता है वो अलग फॉर्मेट होता है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट अपने फॉर्मेट पे इशू करती हैं आपकी कास्ट या जो भी आपकी कैटेगरी है वो, उसके बेस पे ही IBPS के नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट माना जाता है, वो इशू किया जाता है आपके स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट के बेसिस पे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो यूपी स्टेट है उस पर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST या OBC उस पर लिखा रहता है ऊपर उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है, OBC सर्टिफिकेट तो उसमें आई थिंक येलो उसमें पब्लिश किया जाता है, दिया जाता है, येलो टाइप का येलोइश फॉर्मेट होता है, वो होता है स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट। अगर आप उसको ले जाते हैं और उसके बेस पे ही IBPS का जो नोटिफिकेशन है उस फॉर्मेट पे अगर आप बनवाना चाहें तो उसको देख के ही बनाया जाता है। कौन इशू करता है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑलरेडी IBPS ने नोटिफिकेशन में मेंशन करी है, तहसीलदार या उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स इसको इशू कर सकते हैं। ठीक है, EWS की अगर मैं बात करूं तो EWS सर्टिफिकेट का भी सेम चीज़ है, बट इसमें आई थिंक स्टेट और IBPS फॉर्मेट कुछ कुछ स्टेट में सेम ही है, एक ही इशू किया जाता है। EWS में अगर आपको इशू है कि वो दूसरा फॉर्मेट इशू ही नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप एक बार लेके जाइए उसको, जो EWS सर्टिफिकेट है, डरिए मत। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं फाइनली तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तो आपसे प्रोविजनली लिखवा लेंगे कि आप जो अंडरटेकिंग है वो ले लेते हैं कि लेटर ऑन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप ओरिजिनल जो फॉर्मेट है उसमें प्रोड्यूस करेंगे अपना सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद आती है कि डेट कौन सी रहेगी।
तो आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC, कोशिश ये होनी चाहिए कि वो कास्ट सर्टिफिकेट्स आपके नोटिफिकेशन के टाइम से, जो लास्ट डेट थी नोटिफिकेशन की, उससे पहले के इशूड हों। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नोटिफिकेशन अगस्त में आया था या सितंबर में आया था, आई डोंट रिमेंबर द डेट, मान लीजिए 18 सितंबर थी लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म, तो 18 सितंबर से पहले का होना चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली 1 साल के अंदर का। ठीक है, तो वो कंसिडर कर लिया जाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से माना जाता है, मान्य होता है। बट अगर बाद में भी बनवाया, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे इंटरव्यू के टाइम पे एकदम से सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं उस पर्टिकुलर डेट का IBPS की फॉर्मेट पे, ठीक है, तो वो भी IBPS मान लेता है, उसमें भी कोई इशू नहीं आता है, तो उसमें भी आपको सोचने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप डेट का भी मैंने डाउट क्लियर कर दिया होगा। EWS में स्पेशली जो फाइनेंशियल ईयर उसमें माना जाता है, फाइनेंशियल ईयर उसमें 2021 टू 2022 होना चाहिए आपके EWS सर्टिफिकेट का। ठीक है, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच का बना हुआ होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट। ठीक है, ये अगर डेट है तो आपका वेल एंड गुड, वो मान लिया जाएगा। और फॉर्मेट जैसा कि मैंने बताया, IBPS के नोटिफिकेशन में ऑलरेडी द फॉर्मेट हैज़ बीन गिवन, यू हैव टू प्रोड्यूस एवरी सर्टिफिकेट इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। ठीक है, इसके बाद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई अगर रिक्वायरमेंट है, अभी मैं इस पर अंदर नहीं जा रहा हूँ इसमें, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, आई विल ऑब्वियसली इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग द सेम। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आपने पहले काम किया है तो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। ठीक है, तो if there is a candidate who has already worked somewhere previously, either private sector or government sector है, तो आप उसमें प्रोवाइड करिएगा अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्राइवेट MNC में काम किया है और आपने शो किया है नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन मतलब कि जो आपने फॉर्म जब फिल किया था तब, तो आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शो करना ही पड़ेगा। बट इन केस इफ़ यू हैव नॉट मैंशनड दैट पर्टिकुलर थिंग दैट यू हैव वर्कड अर्लियर वाइल फिलिंग द फॉर्म, देन देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड एनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टू द पैनल। ठीक है, सिंपल, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आपने नहीं किया है शो फिल करते टाइम, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, ये आपकी चॉइस पे होता है। मेरा पर्सनल अगर मैं एडवाइस करूँ तो मत करिएगा, अपना सिर दर्द बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मेंशन किया है तो डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे आपने काम किया है, वो ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिस पे आपका नाम लिखा होता है, आप किस पोस्ट पे काम करते थे, क्या सैलरी ड्रॉन थी और आपने कब से कब तक काम किया है, ये लिखा होता है। ये मिल जाता है अगर आप HR डिपार्टमेंट से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको दे देते हैं। वाइल रिलीविंग ऑल्सो दे हैड गिवन प्रीवियसली। ठीक है, रिलीविंग के टाइम पे आपको ऑलरेडी उन्होंने दिया होगा। ठीक है, अब NOC के बारे में अगर मैं बात करूं, NOC होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किनको देना होता है, जो अभी करंटली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू दे आर वर्किंग इन सब गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या किसी क्वासी स्टैटिक गवर्नमेंट सेक्टर बॉडी में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करते हैं, उनको एक NOC प्रोवाइड करनी पड़ती है। NOC होती है जिसमें एम्प्लॉयर जो आपका करंट है वो ऑब्जेक्शन नहीं दिखाता है, मतलब कि इसका मतलब ही है नाम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू दें या उसके लिए काम करने के इच्छुक हैं तो। ठीक है, ये अगेन NOC कैसे इशू करवानी है, ये आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट में आप बात करिए, वो NOC इशू आपको करके दे देते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास NOC नहीं है तो क्या आपको इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर आपके पास NOC नहीं है तो अगेन वो एक अंडरटेकिंग आपसे लेंगे कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप NOC प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इंटरव्यू से आपको रोका नहीं जाता है, ज्वाइनिंग के टाइम पे डेफिनेटली आपको NOC प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल आपको ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा, जब तक आप वो NOC प्रोवाइड नहीं कर देते हैं। ठीक है, होप मैंने ये वाला आपका NOC और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो डाउट भी आपका क्लियर कर दिया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली ये कॉल लेटर आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन। ठीक है, इसको मत भूल जाइएगा, और सारे डॉक्यूमेंट पता लगा आप ले गए और ये भूल गए तो भी दिक्कत की बात है। ठीक है, आइडेंटिटी चेक कैसे होता है, आइडेंटिटी चेक के डॉक्यूमेंट्स हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन करे हैं, आप वो लेके जाइए। ठीक है, उससे आपकी आइडेंटिटी चेक हो जाती है। और इन केस अगर आपका नेम चेंज है तो उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है IBPS ने कि मैरिज सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा। ठीक है, या कोई एफिडेविट, एक एफिडेविट जो आप जिस पे लिखा होगा कि आपका पहले नाम ये था फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, बट अब ये नाम ये हो गया है। ठीक है, वो मान्य कर लिया जाता है। अब यहाँ पे एफिडेविट जो वर्ड मैंने यूज़ किया है, अगर आपके दिमाग में डाउट है कि एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट होते हैं स्टैम्प पेपर्स विच आर इशूड
इन द कोर्ट प्रेमाइसेस या किसी तहसील के बाहर आपको इशू कर दिए जाते हैं, मिल जाते हैं। अलग अलग रेट्स के होते हैं। 10 रुपये का स्टैम्प पेपर भी होता है, 100 का भी होता है, 500 का भी होता है। तो अगर आपको नॉर्मल छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे नाम चेंज या कोई एड्रेस चेंज है आपका या ऐसा कुछ, तो उसका एफिडेविट आप बनवा लीजिए 100 रुपये के स्टैम्प पेपर या 10 रुपये के पे, ठीक है। वो मान्य होता है और उस पर लिखवाएंगे क्या कि पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एड्रेस चेंज है, नोटिफिकेशन में मैंने ये एड्रेस भरा था जो कि अब बदल गया है, अब मेरा नया एड्रेस ये है और इसी को परमानेंट कंसिडर किया जाए, ठीक है। ये आप उसमें उसमें ये जो एफिडेविट है इसमें आप मेंशन करवाइए। वो नोटरी कर देते हैं, जो वहाँ पे वो बैठे रहते हैं बाहर वकील वो नोटरी कर देते हैं, स्टैंप लगा देते हैं और वो नोटराइज माना जाता है। उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लीगल हो जाता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई है और ये सही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एफिडेविट्स वगैरह का भी डाउट, जो भी इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ भी अगर आपको चेंज लाना है तो एफिडेविट आप उसके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो मांगते हैं तो ठीक है प्रोवाइड कर दें, नहीं मांगते तो रखे रहिए, फाइनल ज्वाइनिंग में आपको प्रोवाइड करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद ऑब्वियसली हर डॉक्यूमेंट की 2 सेट आप लेके जाएंगे ज़ेरॉक्स कॉपी, ठीक है। फाइल में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, ज़ेरॉक्स कॉपी आप लेके जाएंगे अपने साथ। 2 सेट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बाई चांस कभी कभी एक सेट फट जाता है या आपको मिलता नहीं है, मुड़ जाता है या कुछ गलती होती है, तो आप दूसरा सेट यूज़ कर सकते हैं। हर डॉक्यूमेंट की 2-2 कॉपीज़ आप लेके जाइए, ठीक है। 7 से 8 फोटोग्राफ्स या 10 फोटोग्राफ्स उन्होंने लिख दी होंगी, वो आपको ज़रूर लेके जानी होती हैं, ठीक है। तो ज़ेरॉक्स कॉपी भी आपको नहीं भूलनी है। अब एट लास्ट सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में अनलेस वो फेक नहीं है, गलत नहीं बनाया गया है या उसमें दिया हुआ डेटा गलत नहीं है, तो आपको इंटरव्यू देने से नहीं रोका जाता है, ठीक है। आपके पास जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जिस भी फॉर्मेट में है आप वो लेके जाएं, ठीक है। आपसे वो अंडरटेकिंग लेते हैं कि हाँ जब मेरा रिक्रूटमेंट होगा, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, देन यू विल प्रोवाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन द पर्टिकुलर फॉर्मेट which is required by IBPS. Only then you will be allowed to join the particular bank which you are assigned, ठीक है। सिंपल, इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत नहीं आती है अनलेस आप फेक नहीं है तो, बस एक यही क्राइटेरिया है जिसमें आपको इंटरव्यू देने से रोका जा सकता है। या आप एक डॉक्यूमेंट भूल ही गए हैं, आप लेके ही नहीं गए हैं, जैसे मार्कशीट नहीं है आपके पास या कुछ है ही, मतलब वो होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट, ठीक है। तो भूलने वाला तो केस ही नहीं आता, ठीक है। सिर्फ जो केस आता है वो कास्ट में आता है, वो भी फॉर्मेट में। प्रोविजनल में भी अब उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि आप प्रोविजनल बनवा लीजिए, प्रोविजनल कोई भी कॉलेज इशू कर देता है आपकी मार्कशीट, ठीक है, या सर्टिफिकेट। प्रोविजनल आपको कहीं भी मिल जाता है कॉलेज से कभी भी, ठीक है। तो वो इशू करवा लीजिए अगर ओरिजिनल नहीं है तो एट दिस पॉइंट, ठीक है। सिंपल, इसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई डाउट्स बचे होंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑब्वियसली ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। अगर आपको कोई और डाउट है इसके बाद तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी ऑब्वियसली जो मैंने कवर किए हैं पॉइंट्स, जो मेरे माइंड में आए वो मैंने कवर किए हैं, या जो डाउट्स मुझे थे मेरे टाइम पे वो मैंने कवर किए हैं। थैंक्स अ लॉट। और हाँ, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।